कुत्ते भी जिसका खाते हैं उसके वफादार होते हैं। तुम अन्नदाताओं का खाते उनको आतंकवादी बोलते हो। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। खट्टर ने अपने मालिक अडानी से कहा, हुजूर मैं अभी जिंदा हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज 7 मई 2020 को चेंज कर दिया गया और कहा यहां पर आओ और कोल्ड स्टोरेज बनाओ। ये देश के गद्दार लोग हैं, ये अडानी और अंबानी के गुलाम लोग हैं जो अन्नदाताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैंने इस काले कानून के खिलाफ संसद में माइक तोड़ा तो मुझे निलंबित किया तुमने। आज तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, तुम्हें निलंबित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताओ। 80 साल के बूढ़े आदमी की आंख फोड़ दे रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, लाठियों से बर्बरता पूर्वक पीट रहे हो, नेशनल हाईवे को खुदवा दे रहे हो, 302 के 307 के मुकदमे लिख रहे हो। और तो और बिल्कुल ठीक कहा छोटी बहन सरिता सिंह जी ने, कुत्ते भी जिसका खाते हैं उसके वफादार होते हैं। तुम अन्नदाताओं का खाते उनको आतंकवादी बोलते हो। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। उनको आतंकवादी कह रहे हो, जिनका दिया हुआ खाते हो, जिनका पैदा हुआ अनाज खा के तुम बड़े हुए, जिनका पैदा हुआ अनाज खा के तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं, जिनका पैदा हुआ अनाज खा के लॉकडाउन के दौरान इस देश के लोग, लाखों करोड़ों लोग जो भुखमरी की कगार पे पहुंच गए थे, उनका पेट भरने का काम इन्हीं अन्नदाताओं ने किया, जिसको आज मोदी सरकार आतंकवादी कहती है। शर्म आती है ऐसी सरकार से। कानून के बारे में बात करो, कहते बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है। मैंने भाजपाइयों से पूछा, मैंने कहा मोदी जी यह अच्छा कानून आपसे हिंदुस्तान के किस किसान संगठन ने बनाया, मांगा था, जरा मुझे बताओ। किस किसान ने आपसे कहा था कि मुझे भला कर दो इस काले कानून को बना के? और इस तीनों काले कानून को देश के करोड़ों किसानों के लिए नहीं, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिसकी गुलाम ये सरकार है, उस अडानी और अंबानी के लिए लाया गया है। ये काला कानून किसानों के हित में नहीं लाया गया। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? अडानी को 2017 में 100 एकड़ जमीन जो फैक्ट्रियां लगाने के लिए मिली थी, 2017-18 में उसने खट्टर को एप्लीकेशन दिया, बोला खट्टर साहब हमारा लैंड यूज चेंज कर दीजिए, हमें आप कोल्ड स्टोरेज बनाना है। खट्टर को पता नहीं था मामला क्या है। उसने मनीष जी 17-18 में अडानी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब मीडिया वाले सुन के बड़े खुश होंगे कि बताओ अडानी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, खट्टर ने रिजेक्ट कर दी, ये तो बड़ी बहादुरी का काम किया। लेकिन अगली कहानी सुनो। 7 मई 2020 को खट्टर ने अपने मालिक अडानी से कहा, हुजूर मैं अभी जिंदा हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज 7 मई 2020 को चेंज कर दिया गया और कहा यहां पर आओ और कोल्ड स्टोरेज बनाओ। यह कब किया? 7 मई 2020 को, जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को ऑफिस में जाने का अधिकार नहीं था, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को ऑफिस में जाने का अधिकार नहीं था, दिल्ली के कृषि मंत्री को ऑफिस जाने का अधिकार नहीं था, दिल्ली के हमारे सप्लाई मिनिस्टर को ऑफिस जाने का अधिकार नहीं था। जब दिल्ली में, पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, उस आपदा के दौरान, उस महामारी के दौरान खट्टर ने दफ्तर खुलवा के अडानी को कहा, आओ हुजूर मैं तुम्हारा गुलाम हूं, ये 100 एकड़ जमीन लेके जाओ। 7 मई 2020 छोटे गुलाम खट्टर ने 100 एकड़ जमीन दी अडानी को। अब बारी आई बड़े गुलाम की, और बड़े गुलाम का नाम क्या है? सीना ठोक के बोलना पड़ेगा, इस देश में 130 करोड़ लोगों की सरकार नहीं चल रही है, अडानी और अंबानी की गुलाम सरकार चल रही है, जिसको मोदी सरकार आप कहते हो, वो गुलाम सरकार है। तो बड़े गुलाम ने क्या किया? छोटे गुलाम ने तो 7 मई को 100 एकड़ जमीन दे दिया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए। और बड़े गुलाम नरेंद्र मोदी ने कहा, अडानी जी संसद तो बंद है, देश में लॉकडाउन लगा है,
महामारी फैली है, लोग मर रहे हैं, खाने के बिना मर रहे हैं। मैं ताली बजवा रहा हूं, थाली बजवा रहा हूं, 9 मिनट अंधेरे में रख रहा हूं। चिंता मत करो, पूरा देश अंधेरे में रहेगा। और 5 जून 2020 को चोरी चुपके पार्लियामेंट में चर्चा किए बगैर ये अध्यादेश के जरिए बिल पास किया गया और उसमें कहा गया असीमित भंडारण हमारा मालिक अडानी कर सकता है। समझ में आ गई बात? मनीष जी, ये काला कानून किसके लिए बनाया गया है, ये समझ गए आप लोग? ये काला कानून किसान के हित में नहीं, और नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर प्रकाश जावड़ेकर तक जितने भी गुलाम मंत्री हैं, मैं चुनौती देता हूं इस मंच के माध्यम से, आप पूरे दिन बहस करो। ये कानून तुमने अडानी के लिए बनाया है, अपने मालिक के लिए बनाया है, और ये लड़ाई देश के लाल बनाम देश के दलाल है, मैं ये कहना चाहता हूं। और इसमें देश के लाल की जीत होगी, उस लाल की जिसको तुम आतंकवादी कह रहे हो। तुम शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कहते हो, बेईमानो, शर्म नहीं आती? तुम शहीद उधम सिंह के वंशजों को आतंकवादी कहते हो, खालिस्तानी कहते हो? तुम शहीद करतार सिंह सरापा के वंशजों को आतंकवादी कहते हो? तुम लाला लाजपत राय के वंशजों को आतंकवादी कहते हो? तुम जलियांवाला बाग में कांड में अपनी शहादत देने वाले हजारों हजार हमारे सिख भाइयों के वंशजों को आतंकवादी कह के देश के आजादी के आंदोलन को अपमानित करने का काम किया है। तुम लोग देशद्रोही हो, देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हो, और वो अन्नदाता हमारे देशभक्त हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आपने कहानी पढ़ी होगी, खबरें पढ़ी होंगी आपने, पढ़ के आंख में आंसू आ गया। पिता सिंगू बॉर्डर पे आंदोलन में बैठे हुए थे, बेटा सीमा पर शहीद हो गया। सुखबीर सिंह बेटा सीमा पर भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हो रहा है, और पिता धरती माता की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है। और ऐसे लोगों को आतंकवादी कहने वाले लोग कौन है, ये हमको और आपको तय करना होगा। ये देश के गद्दार लोग हैं, ये अडानी और अंबानी के गुलाम लोग हैं जो अन्नदाताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे समय में साथियों और दोस्तों, पूरे देश के अंदर यह हो रहा है। अडानी ने मोगा के अंदर में भी अपना कोल्ड स्टोरेज बना लिया। पूरे देश में अडानी और अंबानी के कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं, और आपको समझाया जा रहा है किसान के हित में बिल है, किसान के हित में बिल है। मई के महीने में, जून के महीने में हमको आपकी चिंता थी कि पड़ोसी की जान कैसे बचेगी। हमको आपको चिंता थी कि हमारे मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं है। मोदी जी को चिंता थी आपदा में अवसर तलाशो, हमारे 2 मालिकों का पेट हम कैसे भरेंगे। आप गरीबों का पेट भर रहे थे, मोदी जी अपने मालिक का पेट भर रहे थे, अडानी का, अंबानी का पेट भर रहे थे। और इस 3 बिल के अंदर कहीं पर भी एमएसपी की गारंटी नाम का शब्द नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा भाजपाइयों, इसमें एमएसपी की गारंटी कहां है? तो कहने लगे संजय जी, अरे आपने सुना नहीं मोदी जी ने कितना बढ़िया भाषण दिया पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री ने कह दिया एमएसपी मिल जाएगी, एमएसपी मिल जाएगी। आप क्यों नहीं मानते? प्रधानमंत्री की बात पे आपको भरोसा नहीं है? तो मैं यहां जितने चंद लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग कह दोगे मैं भी प्रधानमंत्री जी की बात मान लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिल गया क्या? जोर से बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर खाते में 15 लाख आएगा, आ गया क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा था जीएसटी से दूसरी आजादी मिल जाएगी, मिल गई क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा था नोटबंदी से तकदीर बदल जाएगी, बदल गई क्या? प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, जो मन में आया बोला, सब हो गया क्या? हुआ क्या? तो प्रधानमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि एमएसपी मिल जाएगी तो मिल जाएगी क्या? बाद में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। जुमला था, जुमला था। तो किसान भाइयों को क्यों भरोसा नहीं? क्योंकि उनको कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, यानी C2 + 50%, यानी
फसल का जो लागत मूल्य है उसके ऊपर 50% मुनाफा तुमको देंगे। कब कहा था? 2014 में। को कहा था तुम्हारी आय 2 गुना कर देंगे। कब कहा था? 2014 में। 6 साल में फसल का 1.5 गुना दाम नहीं दिया, आय 2 गुना की नहीं, तो क्या किसान को मानना चाहिए कि एमएसपी मिल जाएगी? कि किस तरीके से वहां अल्पमत में होने के बावजूद ये काला कानून पास किया गया। बड़ी पीड़ा हुई इस बात की हम लोगों को कि हम सब कुछ करने के बावजूद ये बिल नहीं रोक पाए, लेकिन आपके दम पे, देश के किसानों के दम पे ये काला कानून वापस होगा, ये विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।